हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है प्रवीण कुमार गौतम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम अनिश्चित समाकलन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि समाकलन को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, और एक एक करके सभी विधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन की हम बात करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने पहला फलन ले लिया, मान लीजिए साइन एक्स प्लस 5, और मैंने एक ले लिया साइन एक्स प्लस 10, और एक मैंने ले लिया साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। तो हमने इस साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव निकाला था, हमको क्या प्राप्त हुआ, कॉस एक्स। हमने साइन एक्स प्लस 10 का डेरिवेटिव निकाला था, हमको क्या प्राप्त हुआ, कॉस एक्स। हमने साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव निकाला था, हमको क्या प्राप्त हुआ, कॉस एक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फलन था साइन एक्स प्लस 5, यहाँ पे था साइन एक्स प्लस 10, और यहाँ पे था साइन एक्स प्लस सी। इन सब का डेरिवेटिव कॉस एक्स जो कि सेम आया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है सी, 10 और सी, ठीक है, 5, 10 और सी, ये जो कांस्टेंट है, ये इसका मान डेरिवेटिव निकालने पर इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब हम इसके फलन के अवकल गुणांक का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन एक्स प्लस सी। ये जो सी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। यह एक स्वेच्छ अचर होता है। अतः आप देख सकते हैं कि इसका मान क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे इस सी का जो मान है कभी 5 हो सकता है, सी का मान 10 हो सकता है, सी का मान सी हो सकता है ना। सी डैश का मान क्या होता है, सी हो सकता है। यानी कि सी का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। अतः इसकी अनिश्चितता के कारण ही इस प्रकार के जो समाकलन होते हैं इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप कैसे पहचानेंगे कौन अनिश्चित समाकलन है और कौन निश्चित समाकलन है। तो ठीक है, जो अनिश्चित समाकलन होगा उसमें कोई लिमिट नहीं होगी, है ना, कोई सीमा नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, 0 से पाई, ये क्या है, एक निश्चित समाकलन है। ठीक है। निश्चित समाकलन में कांस्टेंट जो होता है सी नहीं आता, जबकि अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, कांस्टेंट सी आता है। इस बात को आप पूरा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं समाकलन ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है। तो समाकलन ज्ञात करने की 4 प्रमुख विधि है। सबसे पहला है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं जिनकी सहायता से हम समाकलन ज्ञात करते हैं। अभी हम आपको उन फार्मूलों को बताएंगे। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को मानकर समाकलन ज्ञात करना। और आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और खंडशः समाकलन विधि के प्रयोग द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं मानक सूत्रों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो चलिए, सबसे पहला देख लेते हैं मानक सूत्रों द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला, है ना। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहे कि x⁻6 dx का इंटीग्रेशन कीजिए, है ना, इंटीग्रेट कीजिए या इंटीग्रल्स निकालिए। ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। इसका फार्मूला तो है x⁻n dx। ये होता है, अगर हमारे पास कोई x के पावर कोई घात है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो x⁻n+1 बाई n+1 प्लस सी। ये क्या होता है, फार्मूला। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आई इक्वल टू, हमारे पास ये क्वेश्चन है 6 dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1, 6+1, 6+1, n+1 प्लस सी इक्वल टू x⁻7/7 प्लस सी। यही क्या है, आंसर है। और जहाँ सी बराबर इंटीग्रल कांस्टेंट, जहाँ सी बराबर क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको
स्टैंडर्ड फार्मूला बता देते हैं ताकि समाकलन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और फार्मूला को नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए मानक सूत्र देखते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो इंटीग्रेशन का जो मेथड है वह डेरिवेशन के मेथड का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये जो फार्मूले हैं लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इक्वल टू एक्स की पावर एन होता है। जब हमने एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमको पुनः यही प्राप्त हो गया, यानी एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स क्या होता है, वन अपान एक्स। जब हमने अब वन अपान एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तो क्या है, लॉग ई मॉड एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ई एक्स क्या होता है, ई एक्स का ई एक्स सी होता है। जब हमने ई एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई एक्स प्लस सी आया। चलिए तो चौथा देखते हैं। कह रहे डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स अपान लॉग ए इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया ए एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या है, ए एक्स अपान लॉग ए प्लस सी, फिर सी इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। आपको पता होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। जब हमने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या है, साइन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स किया तो माइनस कॉस एक्स आया। ठीक है, चलिए तो फार्मूला नंबर 7वां देखते हैं। जो डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। जब हमने सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या है, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, जब हमने कोसिक, सिर्फ यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हमने लिखा कोसिक स्क्वायर एक्स का जब हमने समाकलन किया तो माइनस कॉट, ये वाला जो माइनस है इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स, तो हमको क्या मिला, सेक एक्स प्लस सी। जब हमने डी बाई डी एक्स कोसेक किया तो कोसेक का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किया तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी प्राप्त हुआ। चलिए तो फार्मूला नंबर 11वां देखते हैं। कह रहे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, आपको पता होगा वन अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिला, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब हमने वन अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप तारा बना लें, है ना, स्टार। तो चलिए दूसरा फार्मूला देख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, यहाँ पे भी डी एक्स रहेगा और यहाँ पे भी डी एक्स रहेगा। ये होता है साइन इनवर्स है एक्स अपान ए, यहाँ पे सी रहेगा प्लस सी। ठीक, वन अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, सॉरी, इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, इसका जो होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर था, इसमें क्या था, पहले ए स्क्वायर था, लेकिन इसमें क्या है, बाद में ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर क्या है, माइनस है। तो ये आपका होगा लॉग, मॉड में लिखेंगे और इसी को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और इसी प्रकार एक फार्मूला और है, अगर यहीं पे क्या हो, प्लस हो,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो प्लस हो तो क्या होगा, देखो 1/√x² प्लस a² dx। तो ये क्या होगा, लॉग में मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो इसका होता है लॉग sec x प्लस c, या इस ये भी हो सकता है माइनस लॉग cos x प्लस c। ठीक है, cot x का क्या होगा, cot x dx, इसका क्या होगा लॉग, ये हो जाएगा sin x प्लस c। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने sec² x का पढ़ा था, sec x tan x का पढ़ा था, लेकिन sec x नहीं पढ़ा था, तो इसका होगा लॉग मॉड में sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये क्या होता है, ये होता है आपका लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c।